हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पीछे वाला जो वीडियो हुआ था उसके अंदर अपन ने थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दी थी किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, यानी कि स्थिर विद्युतिकी क्या है और अपन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे वाले पॉइंट के बारे में। पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपने क्या हुआ था, आवेश के बारे में थोड़ी बहुत अपन ने जानकारी ली थी और इस वीडियो के अंदर अपन आवेश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आवेश क्या होता है। इसकी परिभाषा पीछे वाले वीडियो में ली थी अपन ने और उसके आगे जो जानकारी है यानी कि इसके गुण धर्म क्या हैं, ये किस प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं, कि उनके अंदर जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो आप पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁸ जो स्टेट कूलाम होते हैं वो बताए थे मैंने आपको। तो वहाँ पे वो मामूली से ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी, मामूली सी थी। तो आपको वहाँ पे क्या कर लेना, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक रह गई थी वहाँ पे, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु में अपना क्या होता है, एक आवेश होता है। ठीक है, ये वस्तु है मेरे पास, इस वस्तु के अंदर इसका भी क्या है, एक आवेश। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जिसके अंदर क्या नहीं होता, आवेश नहीं होता। तो इसका जो पहला गुणधर्म क्या हो गया कि प्रत्येक वस्तु के अंदर आवेश पाया जाता है। प्रत्येक वस्तु के अंदर आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि कोई भी वस्तु बिना आवेश के नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु में अपना खुद का एक क्या होता है, आवेश होता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। अब बात कर लेते हैं आवेश के प्रकार की, यानी आवेश कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक। ठीक है, ये होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको इस प्रकार भी दिखाया जाता है। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आवेश के प्रकार होते हैं और प्रत्येक वस्तु में या तो पॉजिटिव वाले आवेश होते हैं या नेगेटिव वाले। अगर दोनों बराबर हो गए तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, कोई वस्तु। ठीक है, ये वस्तु मेरे पास क्या है, शुरुआत के अंदर उदासीन। अब इसका मतलब मैंने आपको कल बताया भी था, उदासीन होने का मतलब ये नहीं होता कि उस वस्तु के अंदर क्या नहीं है, आवेश नहीं है। तो इस वस्तु के अंदर आवेश होंगे तो उदासीन कैसे होगी वस्तु। तो देखिए, मान लीजिए इसके अंदर 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव वाले आवेश कितने हैं, 10। ठीक है, और 10 ही क्या है, नेगेटिव वाले आवेश। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 0। यानी कि दोनों, कुछ पॉजिटिव वाले थे कुछ नेगेटिव वाले, दोनों की जो संख्या थी वो क्या थी, इक्वल यानी बराबर थी। इसकी वजह से ये वस्तु क्या हो गई थी, उदासीन। अगर मैं इसके अंदर से एक प्लस वाला बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस वाला बाहर निकाल लिएगा आवेश, मैंने ये प्लस वाला एक बाहर है निकाल लिया, तो यहाँ पे कितने बच गए, 9। तो इन दोनों का अंतराल क्या हो गया, कुछ ना कुछ अंतर आ गया दोनों में। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, यानी नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, ऋण आवेशित। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से नेगेटिव वाला निकाल लेता हूँ एक, यानी नेगेटिव वाले आवेश को एक को निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो पॉजिटिव वाले कितने बचेंगे, 10 और नेगेटिव वाले कितने हो जाएंगे, 9। यानी पॉजिटिव वाला आवेश यहाँ पे क्या ज़्यादा, तो वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, धनावेशित। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में अपना क्या होता है, एक आवेश होता है। और अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, उदासीन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वस्तु के अंदर आवेश नहीं होता। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु के अंदर अपना क्या होता है, एक आवेश पाया जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए, ये मेरे पास क्या है, कोई वस्तु। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई दूसरी वस्तु। तो यहाँ से इसके पास मान लीजिए मेरे पास कितने आवेश हैं, 100। कितने हैं, 100। ये वस्तु है मेरे पास, इसके पास आवेश कितने, 100। दोनों वस्तुओं के पास आवेश क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो कई बार अपन क्या करते हैं, जब भी आवेश ट्रांसफर होते हैं, आवेश क्या होते हैं, ट्रांसफर। तो आवेश के अंदर ट्रांसफर का गुण पाया जाते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं उसको। एक यहाँ से लेके वहाँ तक यानी ट्रांसफर हो जाती है एक चीज़, उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। तो आवेश का
ट्रांसफ़र संभव है, यानी आवेश ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं आसानी से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव वाले आवेश पॉजिटिव वाले को ट्रांसफ़र कर दिया, नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव वाले को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसफ़र होते क्या हैं, अगर इसके बारे में बात करें अपन तो हमेशा प्रत्येक वस्तु में क्या पाया जाता है, एक परमाणु संरचना, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना। ये सेम उसी प्रकार होती है जिस प्रकार अपने जो पृथ्वी होती है वो चक्कर किसके काटते हैं, सूर्य के। यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर कौन काट रही है, पृथ्वी। और बुध शनि शुक्र सब ग्रह क्या काटते हैं, चक्कर। उस प्रकार की सेम संरचना यानी स्ट्रक्चर क्या किसकी होती है, परमाणु की। यानी कि मेरे पास ये क्या है, मार्कर। इस मार्कर के अंदर भी क्या है, एक परमाणु संरचना। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो एक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे कण होते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ कि प्रत्येक पदार्थ में 3 कण पाए जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ में 3 कण, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस परमाणु संरचना के अंदर तीनों कण किसके अंदर होंगे, परमाणु संरचना के अंदर। प्रोटॉन कहाँ पे होगा, नाभिक के अंदर, इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक, ठीक है। और नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि नाभिक के अंदर दोनों कण अवस्थित होते हैं, बंधे रहते हैं एक बल के माध्यम से। उस बल का नाम क्या है, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, ठीक है। जो बहुत शक्तिशाली फोर्स होता है, इसको तोड़ पाना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स होता है आपके, वो कहाँ पे होता है, नाभिक के अंदर, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके माध्यम से बंधे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो भारी कक्षाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, क्लास, कक्षाएं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर काटती है, पृथ्वी, उसी प्रकार इस नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोचिए आप कि मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें से कोई चीज़ ले जाना चाहूँ भाई, या तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और कौन है, इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कोई एक कण को मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना चाहूँ तो कौन से को किया जा सकता है, तो आसान कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर काटता रहता है, उसको थोड़ा सा क्या लगाना है, धक्का लगाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो इधर ट्रांसफर। पर तो यहाँ से ये इधर ट्रांसफर हो पाना क्या होता है, असंभव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बल कौन सा होता है, अंतरा आणविक बल, ठीक है। आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होता है, यानी आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे धनात्मक, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, एक परमाणु के, एक पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एक परमाणु संरचना के अंदर। उसकी वजह से न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, आपके उदासीन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर था, ये इसको मैंने इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ गई, कमी। यानी ये वाला जो पदार्थ है, ये वाला इधर से अगर मैं आवेश इधर ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रहेगा मेरे पास, 99, और यहाँ पे कितने हो गए, 101। तो प्रोटॉन तो होते नहीं है ट्रांसफर। प्रोटॉन जो पहले 100 प्रोटॉन थे इसके अंदर, तो अब भी कितने, 100। इसके अंदर भी प्रोटॉन पहले कितने थे, 100, अब भी कितने, 100। परंतु इलेक्ट्रॉन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम, और यहाँ पे क्या हुई, ज़्यादा। अब कम हुई है तो माइनस वाला मामला क्या हो गया, थोड़ा लो हो गया, ठीक है। तो लो हो गया तो इसका मतलब ये वस्तु क्या हो गई मेरे पास, धनावेशित, और ये वस्तु मेरे पास क्या होगी, ऋणावेशित। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई परमाणु संरचना उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो जिस वस्तु से ट्रांसफर होते हैं वो वस्तु क्या कहलाती है, धनावेशित। क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश था उसकी क्या हो गई, कमी, और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश की क्या हो गया, अधिकता। यहाँ पे क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश बढ़ गया तो क्या हो गया, ऋणावेशित, और यहाँ पे कमी हुई है तो ये क्या हो गया, धनावेशित। यानी कि देने वाला क्या हो जाता है, धनावेशित, और लेने वाला हमेशा क्या होता है, ऋणावेशित। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा ऐसा कभी नहीं होता कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, या मैंने 0.5 कर दिया, 2.5 कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूरा पूर्णांक होगा वो, क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक बोले तो पूरी संख्या, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। कभी भी ऐसा नहीं होता 0.5 हो गया, 2.5 3.5 इस प्रकार कभी नहीं होता पॉइंटों के अंदर। यानी पूरा क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कल, Q = NE। ये N यहाँ पे क्या है,
इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी क्या होती है, पूर्णांक के रूप में होती है। यानी एक हुआ तो एक आएगा, यहाँ पे दो हुआ तो दो आएंगे, तीन हुआ तो तीन आएंगे। और ई क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आप एक छोटी सी सारणी बना के लिख सकते हैं। तो आप क्वांटीकरण का सिद्धांत भी याद रखिएगा। क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपके हमेशा पूर्णांक के रूप में ट्रांसफर होंगे, वही क्या है, क्वांटीकरण का सिद्धांत। और ये क्वांटीकरण इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉकेट। ठीक है, देखिए ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरे पास प्रोटॉन, ये मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं आवेश की, ठीक है, आवेश की अगर बात करूं तो इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये क्या आएगा, माइनस के अंदर। ठीक है, अभी बताऊंगा माइनस के अंदर है तो अपन क्या करेंगे इसका। और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, इसके सेम बराबर होता है, वो होता है पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये क्या होता है, उदासीन, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अब बात करता हूँ द्रव्यमान की। द्रव्यमान की बात करूँ, द्रव्यमान क्या होता है, एक तो होता है अपने पास वजन, एक होता है द्रव्यमान। वजन तो वेट होता है और द्रव्यमान क्या होता है, मास। मास कभी चेंज नहीं होता। और जो अपने पास वजन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है जगह के हिसाब से। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, मार्कर का द्रव्यमान क्या है, 1 ग्राम मान लीजिए, कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, तो मार्कर को मैं नीचे रखा हुआ था तो भी 1 ग्राम था, ऊपर ले गया तो भी 1 ग्राम, अगर चांद पे ले जाऊँ तो भी उसका क्या द्रव्यमान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका जो द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। और अगर वजन की बात करूँ मैं, मान लीजिए मार्कर का वजन क्या है, 1 kg मान लीजिए, तो मार्कर का वजन 1 kg है। तो अगर मैं धरती पे इस मार्कर को मैंने रखा हुआ है तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी लगेगा, इसकी वजह से इसका वजन कुछ होगा। ठीक है, और इस मार्कर को मैं अगर चांद पे ले गया, अंतरिक्ष के अंदर ले गया, तो इसका वजन में क्या आ जाएगी, कमी। क्योंकि इसका जो द्रव्यमान में क्या हो, वो वजन में क्या आ जाएगी, कमी। वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान नए के बराबर होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे वजन में क्या आ जाती है, कमी। तो वजन बार बार चेंज होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। और इतना ही किसका होता है, न्यूट्रॉन का भी कितना, 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इक्वल होता है। और इसका द्रव्यमान कितना, 9.11 × 10⁻31 kg। कई बार ग्राम के अंदर भी ये मान लिखा हुआ होता है, तो ग्राम के अंदर चेंज करना बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 kg। 1 kg को ग्राम में अगर मैं चेंज करूँ, या बड़ी संख्या और बड़ी संख्या में छोटी संख्या में ले जा रहा हूँ, तो कितना होगा, 1 kg में सभी को पता है 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि 1 को अगर मैं 1000 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1000 ग्राम हो जाएगा, किसके अंदर, 1 kg में। तो उसी प्रकार 9.11 × 10⁻31 kg है, 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज करना है तो मैं किससे गुणा कर दूं, इसको 1000 से, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, आपने घातांक करने का नियम पढ़ा होगा। अगर कोई घात माइनस में होती है ऊपर, तो उसको नीचे ले जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो मैं इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 10⁻31। अब 3 शून्य बाहर निकाल लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, ये डिवाइड है। और यहाँ पे 3 शून्य बाहर निकाल, 31 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 28। तो 10⁻28 हो गए। और 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, ऊपर क्या चली गई, 10⁻28 माइनस के अंदर वापस, तो यहाँ से हट गई है। तो कितना बच गया, 9.11 × 10⁻28 ग्राम। और इस प्रकार इनके भी चेंज कर सकते हो। 3 शून्य आपको क्या करनी पड़ेंगी, घटानी पड़ेंगी, 10⁻24 हो जाएगा, इसके भी 10⁻24 हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं रहता तो सिंपल सी भाषा में याद रख लेना है, इसमें से 3 शून्य घटा दो, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, 27 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 24। 31 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम में आंसर हो जाएगा। ये था इनका द्रव्यमान और आवेश। अब बात कर लेता हूँ खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। आपको थॉमसन नाम याद रख लेना है, इससे याद हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टील, कई जगह रदरफोर्ड भी लिखा हुआ था, रदरफोर्ड ने इसकी खोज नहीं की, तो क्या आएगा इसका, गोल्ड स्टील। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने।
ठीक है, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉनिक खोज जैसे थॉमसन ने की, प्रोटॉनिक खोज गोल्डस्टीन ने की, और न्यूट्रॉनिक खोज किसने की? चैडविक ने। ये आप एक जो आपके नोट्स बनाते हो उसके अंदर नोट्सों के रूप में लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, जब भी आवेश ट्रांसफर होता है तो अपने जो द्रव्यमान जो होता है उसको साथ में लेके जाता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है मेरे पास 1 किलो की, कितने की? 1 किलो की। ये भी वस्तु मेरे पास क्या है? 1 किलो की। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया है। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था 9.11 × 10⁻31 kg, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 9.11 × 10⁻31 kg भी अपने साथ लेके जाएगा। तो आवेश का गुण क्या हो गया कि जब भी आवेश ट्रांसफर होते हैं तो हमेशा वजन के साथ क्या होते हैं? द्रव्यमान के साथ क्या होते हैं? संबंध होते हैं, यानी कि द्रव्यमान के साथ ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। बिना द्रव्यमान कभी भी आवेश ट्रांसफर नहीं होता है। तो द्रव्यमान के साथ हमेशा क्या होते हैं? ट्रांसफर, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन आवेश संरक्षण का नियम, यानी कि आपने आवेश संरक्षण नियम भी सुना होगा कि आवेश संरक्षण कुछ नियम होता है। तो उसके बारे में सिंपल सी बात कर लेते हैं, अपना आवेश संरक्षण नियम क्या है, ठीक है। तो देखिए, आवेश संरक्षण का नियम, मान लीजिए मेरे पास क्या है? कोई वस्तु, इससे जब भी कोई आवेश ट्रांसफर होगा, मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान क्या है? 9.11 × 10⁻31 kg है, ठीक है, इतना है। जब भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये वेग कर रहा है, मतलब अपनी गति कर रहा है, ठीक है, और चाहे 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो उसका द्रव्यमान है वो तो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका द्रव्यमान क्या रहने वाला है? फिक्स। तो ये चेंज नहीं होता और संरक्षित रहता है। ये क्या? आवेश संरक्षण सिद्धांत है, यानी कि आवेश हमेशा विलगित निकाय बोल सकते हो आप, निकाय में संरक्षित रहता है। यानी कि जब भी अपना कोई आवेश ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ तक या इधर से उधर कहीं पर भी, तो हमेशा जो इसका द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उसका वेग कुछ भी हो, चाहे अपने पास निरपेक्ष हो। या आप अगर आवेश यहाँ पर है, आप अभी चांद पर जाके देखोगे, चांद पे ले जाओगे उसको, तो भी उसका द्रव्यमान क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। और चाहे आवेश यहाँ पर है, उसको आप गति करवा रहे हो, फिर भी वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। उसके वजन में अंतर आ सकता है, द्रव्यमान में कभी भी अंतर नहीं आता। वजन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, वायुमंडलीय दाब लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से क्या होता है? वो वजन होता है, उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है, द्रव्यमान में कभी भी डिफरेंस नहीं आने वाला। यही क्या आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। और अब जो बात करने वाले हैं अपन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको स्टार लगा के भी लिख, मतलब अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर स्टार पॉइंट लगा के भी क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो आवेशन करने की विधियाँ, यानी कि आवेशन की विधियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। पहली जो विधि होती है वो कौन सी होती है? घर्षण विधि। और दूसरी जो विधि होती है वो कौन सी होती है? चालन द्वारा आवेशन। और तीसरी जो विधि होती है वो कौन सी होती है? स्थिर वैद्युतिक प्रेरण। स्थिर वैद्युतिक प्रेरण, ठीक है। यानी कि आवेशन की जो भी विधि है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, स्थिर वैद्युतिक प्रेरण द्वारा आवेशन। अब तीनों विधियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी, ज़्यादा कोई हार्ड बातें नहीं है, एकदम सिंपल बातें हैं। तो एक बार देख लीजिए आप, और साथ में इसको स्टार पॉइंट लगा लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया कि ऑप्शन आ जाते हैं कई बार, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। तो क्या इनमें से कौन सी विधि नहीं है, कौन सी विधि है आवेशन द्वारा? इस प्रकार पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, ये पूछे भी गए थे, इसलिए मैं इनको क्या करवा रहा हूँ? स्टार पॉइंट लगवा रहा हूँ। तो आप इसको स्टार पॉइंट भी लगा सकते हैं। देखिए, घर्षण विधि द्वारा
घर्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को घिसना। मान लीजिए मेरे पास क्या मार्कर, और मार्कर को मैं किसी और वस्तु के साथ में घिसूँ तो उनके अंदर क्या कुछ आवेश आ जाते हैं। जैसे आपने कभी स्केल भी घिसा होगा या कोई इनके ऊपर आपने कांच की छड़ घिसी होगी तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ आवेश आ जाते हैं, आपको पता लग जाता है उसके अंदर। जैसे कागज़ पास में लेके चिपकने लग जाते हैं कागज़, वो क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसमें दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है, इसमें दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है कि घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है उसमें दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है। दोनों ही वस्तुएं मेटल की नहीं होनी चाहिए। मेटल बोले तो कोई ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा पदार्थ नहीं होने चाहिए, वरना उसके अंदर क्या नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा। या तो उनके अंदर से दोनों नॉन मेटल हो या उनमें से एक मेटल हो, उससे चलेगा काम, पर दोनों मेटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों वस्तुएं मेटल नहीं होनी चाहिए, एक होगी तो काम चलेगा। मेटल मतलब धातु, धातु की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करते कैसे हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कांच की छड़, ये क्या कांच गिलास बोलते, गिलास की छड़ है, इसको मैंने किस पे रगड़ा, रेशम के ऊपर। अब जब रेशम के ऊपर रगड़ूंगा तो रेशम क्या हो जाएगा, आपके ऋणावेशित। रेशम आपके क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, और जो गिलास है वो क्या हो जाएगा, आपके धनावेशित। यानी कि जो कांच था उसने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसको ट्रांसफर कर दिए, रेशम को। यहाँ से कांच के पास क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन कमी, और कमी पड़ती है वो वस्तु क्या हो जाती है, आपके धनावेशित। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो कांच की छड़ यहाँ पे क्या हो गया, धनावेशित, और रेशम क्या हो गया, ऋणावेशित। अब कांच को जब आप किसी वस्तु के पास लेके जाओ, कागज़ के पास लेके जाओगे तो उस कागज़ क्या करेगा, उस कांच की छड़ उससे चिपकने लगेगा। तो आपने देखा भी होगा, ऐसे किया भी होगा स्केल के साथ जब छोटे थे उस टाइम। तो वो क्या था, आपके घर्षण द्वारा आवेशन था। और अगर आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, वो आपके कई बार पूछे भी जाते हैं, तो आप उनको याद कर लीजिए, लिख भी लीजिएगा। फर किसको बोलते हैं, बिल्ली की खाल को बोलते हैं। ठीक है, बिल्ली की खाल, फर किसको, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा जाए, एबोनाइट से। ग्रेफाइट को फर से, और ऊन को रबड़ से। यानी कि ये वाली चीज़ें और इन चीज़ों से अगर रगड़ी जाए तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा आपके पास, धनात्मक, इसके पास ऋणात्मक। यानी गिलास की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा जाएगा तो रेशम के ऊपर वो ऋणावेशित हो जाएगी, और गिलास जो आपके है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। अगर फर यानी कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ अगर रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, आपकी ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल है वो क्या हो जाएगी, आपके पास धनावेशित। ठीक है ना, इसी पर ग्रेफाइट होता है। और फिर मैंने आपको बता दिया, बिल्ली की खाल को बोलते हैं। ऊन को अगर रबड़ के साथ रगड़ा जाए तो रबड़ आपकी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, और ऊन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है, तो ये थे घर्षण द्वारा आवेशन। और घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो शुरुआत में जो विद्युत पैदा हुई वो घर्षण के द्वारा ही पैदा हुई थी। और किसने पैदा की थी, थेल्स ने। ये एक यूनानी वैज्ञानिक था थेल्स, उसने घर्षण द्वारा आवेशन करके विद्युत पैदा की थी। मतलब उसने कुछ चीज़ों को रगड़ा था तो वहाँ पे क्या पैदा हुई थी, विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत किसके माध्यम से पैदा हुई, घर्षण के द्वारा। तो यहीं पर ये पॉइंट बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए, घर्षण द्वारा आवेशन के द्वारा ही शुरुआत में क्या हुई थी, विद्युत पैदा हुई थी। ठीक है, और उस विद्युत को क्या बोलते हैं, स्थैतिक विद्युत। अब स्थिति क्या होती है, स्थिर रहने वाली। जैसे मान लीजिए अपन छोटे थे उस टाइम में स्केल को रगड़ा करते थे, तो उस समय अगर विद्युत पैदा होती थी उसको अपन मान लीजिए स्केल को रगड़ा तो वहाँ पे कुछ आवेश आ गया, उस आवेश से अपन लैंप वगैरह ये नहीं जला सकते थे, लैंप वगैरह अपन नहीं जला सकते थे। तो यानी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो वायर जो होते हैं आपके उनके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, स्थैतिक विद्युत यानी स्टैटिक। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थैतिक विद्युत पैदा की जाती है किसके माध्यम से, घर्षण के द्वारा या घर्षण के माध्यम से। या घर्षण द्वारा जो विद्युत पैदा होती है वो कौन सी टाइप की होती है, हमेशा स्थैतिक टाइप की होती है यानी स्टैटिक।
ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विद्युत का कोई काम नहीं था, तो इसका अंत वहीं पर हो गया था। उसके बाद में एक अपने पास आ गई चल विद्युत, इसको तो बोलते हैं अचल विद्युत, और बाद में आ गई थी मेरे पास चल विद्युत, जिसको अपने वायरों के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी खोज की थी वोल्टा ने लगभग 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है, वोल्टा ने खोज की थी। और किस प्रकार की वो अपन बाद में बात करेंगे। अब ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा, और अगले वाले वीडियो में जो बात करेंगे अपने करेंगे चालन द्वारा आवेशन, स्थिर द्वारा आवेशन, स्थिर वैद्युतिक प्रेरण द्वारा आवेशन, इनके बारे में, और विद्युत की खोज के बारे में। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।